नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम प्लेसेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए, अपना जो प्रीवियस टॉपिक था फॉरेस्ट मेंस के लिए रिफ्लेक्शन, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो बचे हुए हैं, उनको और डिस्कस करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्लेन मिरर के बारे में एक फैक्ट दिया हुआ है, बोला है कि जो भी प्लेन मिरर है, ठीक है, जैसे उसके सामने कोई वस्तु है, वो वस्तु h ऊंचाई की है, ठीक है, और उस वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। या कोई वस्तु इंसान भी हो सकता है, या हमको उस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, तो मिनिमम हाइट उस मिरर की कितनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि मिनिमम हाइट का जो कॉन्सेप्ट इसमें रहता है वो रहता है आपका hy। जैसे ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, क्या h हाइट है, तो उस दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो वो होनी चाहिए आपका hy। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है वक्रीय सतह पर परावर्तन। देखो, समतल सतह का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। वक्रीय सतह के बारे में थोड़ा अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वक्रीय सतह की हम लोग बात करते हैं तो वक्रीय सतह का मतलब है कि भाई प्लेन के अलावा और कोई सतह। तो प्लेन के अलावा यहाँ और कोई सतह की जब हम लोग बात करेंगे तो प्लेन के अलावा यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में गोलीय दर्पण ये स्फेरिकल मिरर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी आकार, जैसे परवलयाकार हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, अति परवलयाकार, हाइपरबोलिक हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, वृत्ताकार। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्फेरिकल मिरर आप थोड़ा सा समझिएगा। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि कांच का खोखला गोला, ध्यान दीजिएगा, कांच का एक खोखला गोला लिया, इस गोले को हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है, और जब इस गोले को हमने यहाँ से काटा तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा हमने निकाल के फेंक दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो आप देखेंगे तो ये वाली सरफेस बचेगी। अब ये जो वक्रीय सतह है, इसमें दो जगह पॉलिश हम लोग कर सकते हैं, या तो इसमें बाहर की तरफ पॉलिश कर दो या इसमें अंदर की तरफ पॉलिश कर दो। जिस तरफ पॉलिश करोगे वो पॉलिश सरफेस, जिस उसकी अपोजिट जो रहेगी वो कौन सी सरफेस होगी? आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस रहेगी, ठीक है। चलिए, यहां पर उसी के बारे में जिक्र किया गया है कि वक्रीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ कर्व मिरर या टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला जो टाइप है वो दिया है अवतल दर्पण। देखो, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि एक सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, इस सरफेस में अगर बाहर से पॉलिश्ड कर दी तो इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, दबी हुई सरफेस है इनसाइड, ये रिफ्लेक्टेड की तरह काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि इस तरह का जो मिरर है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अवतल दर्पण के नाम, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट वाला केस है, अपोजिट वाले केस का मतलब कि जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस में आपकी दबी हुई सरफेस पर पॉलिश कर दी और जो बल्ज सरफेस है, उभरी हुई सतह है, वो आपका रिफ्लेक्टेड सतह की तरह काम करती है। तो आपको याद रखना है कि इस तरह का जो दर्पण होता है उसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर की खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर हमेशा लाइट रेज को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कन्वर्जेंट मिरर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका कन्वर्जेंट मिरर कहा जाता है। इसको हम लोग कन्वर्जेंट मिरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है भाई कन्वर्जेंट मिरर कौन सा है, तो अवतल दर्पण जो है वो कन्वर्जेंट मिरर है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो हिंदी में बोला जाता है अभिसारी दर्पण। हिंदी में हम इसको किस नाम से जानते हैं? आपका अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। उत्तल दर्पण की हम लोग बात करेंगे तो उत्तल दर्पण क्या करेगा? उत्तल दर्पण हमेशा किरणों को फैलाता है। तो फैलाने का काम हमेशा उत्तल दर्पण का होगा, इसलिए इसका नाम होता है अपसारी दर्पण। अपसारी
तो आपको याद रखना है कि अपसारी का मतलब क्या है, दैट इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट जो मिरर है वो कौन सा है, तो वो आपका उत्तल दर्पण है। और अभिसारी जो दर्पण है वो कौन सा है, कन्वर्जेंट मिरर है। इसलिए तो इस हिसाब से इनके यूज होते हैं। देखो समतल दर्पण का एक यूज मैं आपको बता देता हूँ। समतल दर्पण का उपयोग होता है एक चेहरा देखने में, और एक जगह और उसका यूज होता है एक पनडुब्बी में बाहर की चीजों को देखने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको पेरिस्कोप कहा जाता है। तो पेरिस्कोप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रकृति है उस प्रकृति के आधार पर जनरली इनके कुछ यूजेस होते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को फैलाता है, सॉरी लाइट को इकट्ठा करता है। फैलाने का काम कौन करेगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर करेगा। तो लाइट को जो इकट्ठा करेगा, तो इकट्ठा करना मतलब जितने भी आपकी टॉर्च हैं, समझ पा रहे हैं, टॉर्च है, गाड़ियों की हेडलाइट में पीछे की तरफ जो सरफेस होती है वो लाइट निकलेगी तो चारों दिशाओं में फैलेगी। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सामने वाली डायरेक्शन में आइए। शेविंग मिरर जो दाढ़ी बनाने का जो मिरर होता है, सौंदर्य प्रसाधन के कुछ मिरर आते हैं स्पेसिफिक टाइप के, वो डेंटिस्ट डॉक्टर या ईएनटी आंख नाक कान गला वाला जो डॉक्टर होता है जनरली, वो ये सारे के सारे जिस मिरर का यूज करते हैं वो कौन सा मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि स्ट्रीट लाइट का काम क्या है, लाइट को फैलाना। फैलाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और वाहन में जो पीछे की साइड के मिरर होते हैं ना, पीछे की साइड के जो दिखने वाले मिरर होते हैं, रियर मिरर और बैक मिरर, वो कौन से होते हैं, तो वो आपको याद रखना है, वो सारे के सारे आपके उत्तल दर्पण होते हैं। अब क्यों, क्योंकि ये एक बड़ा एरिया कवर करता है और इमेजेस कैसी बनाता है, छोटी बनाता है और हमेशा सीधी इमेजेस बनाता है। तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक यूजेस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब देखिएगा, यहाँ इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक परिभाषाएं जब तक आपको पता नहीं होगी इमेज फॉर्मेशन में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, यहां पर एक परिभाषा दी गई है वक्रता केंद्र की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसकी सतह वक्रीय होती है, और उसकी वक्रीय सतह के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कांच के खोखले गोले में से काटते हैं ना। तो उसको जिस खोखले गोले में से काटा गया था, उस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वक्रता केंद्र। उस खोखले गोले का केंद्र और ये वक्रता जो सरफेस है, इसका केंद्र क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ये आपको याद रखना है कि खोखले गोले के केंद्र को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द होलो स्फीयर of which the mirror is a part is called the center of curvature। ये आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, वो किसका पार्ट है, तो जनरली आपका वो पार्ट है आपका उस खोखले गोले का। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, उस खोखले गोले का कुछ केंद्र भी था तो उसकी कुछ त्रिज्या भी होगी। तो केंद्र के साथ साथ आपकी त्रिज्या है, सेंटर के साथ साथ आपकी जो रेडियस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, खोखली गोले की त्रिज्या जिसकी दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको पोल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उसका मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल के नाम से जानते हैं। जैसे ये सरफेस है, जैसे मेरा हाथ आप देखिएगा, तो आप देखेंगे इसके बीच वाला जो भाग है ना, बिल्कुल तो बीच वाले भाग, जैसे हाथ है, हाथ में बीच वाला जो भाग है ना, वो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, दैट पॉइंट इज नॉन एज ध्रुव। तो आपको याद रखना है कि बिल्कुल ज्यामितीय मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका ध्रुव के नाम से जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी। मुख्य अक्ष, तो आपको याद रखना है कि जैसे ये है, जैसे ये खोखला गोला है, इस गोले में आपका देखेंगे तो ये आपका सरफेस है, वक्रता सरफेस, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पोल। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो आपको याद रखना है कि जो P और C को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं जब तक हमें जरूरत होती है। तो वक्रता केंद्र ध्रुव को जोड़ने वाली सीधी रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको याद रखना है। चलिए, फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें, ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करिएगा। यहां पर मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ये अवतल दर्पण की सरफेस है, चूंकि बाहर की तरफ मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। ये C हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट P हो गया, ओके। यहां पर कोई लाइट रे आ रही है जो समानांतर है किसके, मुख्य अक्ष के, और टकराएगी, किससे टकराएगी, तो ये टकराएगी दर्पण से, और टकराने के बाद क्या होगा, तो ये निकल जाएगी। कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर ये काटेगी उसी को क्या बोला जाता है, फोकस। तो आपको याद रखना है, दो तरह के फोकस होते हैं। एक होता है आपका रियल फोकस, जिसमें वास्तविकता में वो काट रही है, और दूसरा होता है आपका वर्चुअल फोकस, जिसमें वास्तविकता में वो नहीं काटती है लेकिन काटती हुई प्रतीत होती है। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में तो वास्तविक फोकस बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण पर जो बनता है वो आपका आभासी फोकस बनता है। तो द पॉइंट एट विच द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच आर कॉल्ड एक्सियल रे नियर द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट ऑन द मिरर, इंसिडेंट ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू कन्वर्ज, अपीयर टू कन्वर्ज, ठीक है, यहां पर एक्यूमुलेट उठ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, एंड स्प्रेड इन ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, आपकी फैल जाती है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका फोकस के नाम से। तो अगर कोई आपसे फोकस पूछता है तो फोकस क्या है, तो जो भी लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it is actually meet or appear to meet on the principal axis is known as, that point is known as focus, principal focus, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज और कि अवतल दर्पण के लिए ये फोकस जो है वो वास्तविक रहेगा और रियल रहेगा, और जो उत्तल दर्पण है उसके लिए कैसा रहेगा, आपका आभासी, ठीक है, वर्चुअल रहेगा। चलिए, अब देखिएगा फोकस दूरी। तो भाई फोकस देखो ध्यान से, ये फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी कहा जाएगा। इसको हम किससे डिनोटेट करते हैं, तो इसको हम जो डिनोटेट करते हैं वो आपका एफ से डिनोटेट करते हैं। तो यही तो दिया है, क्या दिया है कि भाई फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, और इसको हम डिनोटेट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय एफ। अच्छा, एफ और आर में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद रखना है कि एफ इक्वल टू आर बाई 2। इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। द फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो भी आपका गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आपको याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि वो हमेशा कैसा रहेगा, आपका वो आधा रहेगा वक्रता त्रिज्या का। इट इज द ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। यह दर्पण का मुख्य परावर्तक सतह का व्यास होता है, द्वारक। तो द्वारक की हम लोग बात करते हैं, तो दर्पण का जो मुख्य परावर्तक सतह होती है उसका जो व्यास होता है, व्यास मतलब वो जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका द्वारक के नाम से जानते हैं। ज्यादा इमेज फॉर्मेशन में इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए, चिन्ह परिपाटी, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चिन्ह परिपाटी का न्यूमेरिकल में बहुत एप्लीकेशन, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे और चिन्ह परिपाटी अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है, चिन्ह परिपाटी का मतलब ये होता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस का मतलब कि जो
इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसकी दूरी कहां से, दर्पण से, हाइट की ऊंचाई, हाइट, फोकस दूरी, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सब पॉजिटिव नेगेटिव उनको कब कब कंसीडर करना है, कब कब इनको पॉजिटिव कंसीडर करना है, कब कब इनको नेगेटिव कंसीडर करना है, तो इसको हम साइन ऑफ कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन या चिन्ह प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो चिन्ह प्रॉपर्टी जो है ना उसको केवल एक कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सबको हमें ध्रुव से मापना है। जितनी भी दूरियां हैं वो सभी की सभी जो मेजर होंगी वो कहां से मेजर होंगी, आपका ध्रुव से मेजर होंगी। ये आपको याद रखना है कि ध्रुव से मेजर होंगी, पोल से मेजर होंगी। उनका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, आपका पोल रहेगा। मापेंगे फीते से, तो फीता कहाँ, उसका ओरिजिन जो फीते का रखना है, टैप का, वो कहां रखना है, आपका पोल पर रखना है। ये पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे दूरियां जिन्हें आपतित किरण की दिशा में मापा गया है, आपतित किरण की दिशा में मापा गया है, वो दूरियां हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। आपतित किरण की दिशा अगर लेफ्ट टू राइट है, दूरियां भी लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, वो सब पॉजिटिव रहेंगी। और अगर इसके अपोजिट मेजर किया गया है, जैसे आपतित किरण इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है और दूरियां हम लोग राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, तो वो सब कैसे रहेंगे, आपका नेगेटिव रहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां सभी कैसी होंगी, आपकी धनात्मक। कंसीडरिंग द पोल एज अ ओरिजिन, मैंने आपको बताया था ना कि पोल से हमेशा सारी दूरियां मापे जाएंगे। और द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अपोजिट रहेगा तो कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। पहली चीज, वो जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है ना, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की जितनी भी दूरियां रहेंगी वो सारी पॉजिटिव रहेंगी, और उसके नीचे जितनी दूरियां रहेंगी वो सारी नेगेटिव रहेंगी। तो ऊपर वाली दूरियों को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाली दूरियों को नेगेटिव लेना है। और दूरियां क्या, वो ऊंचाई रहेगी, हाइट रहेगी। अबव द प्रिंसिपल एक्सेस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस नेगेटिव। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तीनों पॉइंट से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका खेल हो जाएगा कि पूरा का पूरा आपके जो डायमेंशंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन सा लेना है, पोल को ओरिजिन मानना है, सारी दूरियों को पोल से ही लेना है। ये आपको याद रखना है, पोल से ही मापना है, ध्रुव से ही मापना है। दूसरा, वे दूरियां जिनको हम आपतित किरण की दिशा में मेजर कर रहे हैं वो सारी पॉजिटिव, और जिनको आपतित किरण की दिशा के विपरीत मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी ऊंचाइयां मेजर करेंगे वो सभी धनात्मक रहेंगी, और नीचे वाली जितनी भी दूरियां रहेंगी वो सारी की सारी कैसी रहेंगी, आपकी ऋणात्मक रहेंगी। केवल ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है जो चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को याद रखना। क्लियर? इनका यूज जो होगा ना वो आपको याद रखना। हाँ, एंगल्स आपको याद रखना है कि अगर एंगल मेजर करना है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा धनात्मक होंगे। क्लियर? घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में बनाए गए कोण जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, आपके धनात्मक। और अगर राइट हैंडली अगर कोई मेजर हो, राइट हैंड मतलब कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो धनात्मक होंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो कैसे हो जाएंगे, आपके ऋणात्मक हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये दर्पण सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये सूत्र आपको सीधा याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी होते हैं, लेकिन डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। तो सूत्र क्या है, तो 1/v + 1/u = 1/f। तो v क्या है, तो आपको याद रखना है v जो है ना ये प्रतिबिंब की दूरी है। कहां से, ये प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। u क्या है, तो u है वस्तु की दूरी। f क्या है, तो f है फोकस दूरी। तो आपको याद रखना है UVF क्या है, वस्तु प्रतिबिंब और फोकस बिंदु। तो U क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम द मिरर, या डायरेक्ट इसको आप लोग क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, नो पॉइंट नहीं, आपको याद रखना है। इसको क्या बोला जाएगा, आपका फोकल लेंथ कहा जाएगा। ये न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। एक वो अभी मैंने आपको बताया था F = कितना होगा, R/2।
और दूसरा कौन सा है आपका ये वाला। तो दोनों ही आप देखेंगे तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये मैग्निफिकेशन वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो आई का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, और ओ का मतलब क्या हो गया, तो आपको याद रखना है वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का स्फेरिकल मिरर के लिए, गोलीय दर्पण के लिए, वो आपको याद रखना है -v/u, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ साइड में। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है आपका, F = r/2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, तो दूसरा फॉर्मूला आपका दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, तो तीसरा फॉर्मूला है m = h'/h = -v/u। तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही आपके एप्लीकेबल होंगे जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन तीनों में आपका सभी चीजें दी गई हैं, u भी दिया गया है, v भी दिया गया है, f भी दिया गया है, r का भी इस्तेमाल होगा, h' का भी इस्तेमाल होगा, h का भी इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंस आपका बढ़ जाता है। तो उसको अभी मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा और ज़्यादा अच्छे से कि चिन्ह प्रॉपर्टी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये r और f पे संबंध, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। यहाँ लिखा है m, अब ये 1 ये तो कुछ गलत लिख गया है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि m जिसको लीनियरिफिकेशन कहा जाएगा, 1 को आप मान लो u और v, ठीक है, u और v, f u और v समझ गए ना, u और v, इसको 1 हटा देना है, इसको क्या कंसीडर करना है आपका u और v। m फॉर मैग्निफिकेशन, u वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, f फोकल लेंथ, r रेडियस, i रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, i क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, o क्या है तो वस्तु की ऊंचाई। तो ये सारी की सारी जो है वो कैसी है आपका चिन्ह वाली, इन सभी पर क्या लगता है आपका साइन कन्वेंशन लगता है। वास्तविक और वास्तविक तथा आभासी जोड़े के लिए m का मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा, तथा वास्तविक आभासी के लिए m का मान हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में आएगा कि भाई द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव फॉर रियल कॉम्बिनेशन and virtual pairs, the value of m is positive, real and virtual pairs के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और पॉजिटिव रहेगी आपका रियल और वर्चुअल पेयर के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका h'/h से निकल कर आएगा, ठीक है। ये क्योंकि अगर रियल वस्तु है और इमेज भी रियल है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज है और इमेज भी वर्चुअल है, तो वो हमेशा क्या बनती है आपका अपोजिट डायरेक्शन बनती है, एक ऊपर बनेगी और एक नीचे बनेगी। और जब ऊपर बनेगी तो पॉजिटिव, नीचे बनेगी तो नेगेटिव, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट हैं, रियल और वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल बन रही है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, ऑब्जेक्ट भी सीधा रहता है, तो दोनों कैसे होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपको यहाँ डायरेक्ट याद रखना है इस फैक्ट के बारे में। चलिए, अब यहाँ पर ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिए गए हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम आपके दिए गए हैं। तो पहले तो हम उन नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नियमों से पहले कुछ आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, एक दो छोटे से चिन्ह प्रॉपर्टी को लेकर, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो साथ में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम हैं, नियम का मतलब कि कुछ हम जैसे इमेज फॉर्मेशन हम लोग आगे करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि पर्टिकुलर आपका कुछ लाइट रे को हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे हर लाइट रे का पाथ तो हमको पता नहीं है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पाथ पर जाएगी, तो कुछ लाइट रेज ऐसी हैं जिनके पाथ जो है वो पहले से फिक्स है, हमको पता है, तो उनको हम कंसीडर करते हैं। तो पहली लाइट रे कौन सी, ये सारे मिरर जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण वाले मिरर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो लाइट रे है पहले वाले केस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा, जो भी रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, आपको याद रखना है कि वो हमेशा मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद आप चाहेंगे तो कहां से निकलेगी, आपकी फोकस से निकलेगी, ठीक है। ये
फोकस के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था। क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपकी जितनी भी आपकी लाइट रे आएंगी दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें ये वाला तो हमको ड्रॉ करना ही करना है। ठीक। दूसरा है कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से निकल रही है, द रे कमिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस से निकल रही है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से निकल रही है तो जब वो दर्पण से टकराएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। भैया इसी का तो अपोजिट केस है ये। यहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट क्रॉसेस द फोकस, और नीचे वाले में क्या है कि फोकस से पहले गुजार दिया और टकराने के बाद क्या होगी? आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो पहला और दूसरा दोनों का अपोजिट केस। तीसरा केस यहां बना हुआ है, लिखा नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ। तीसरा केस चूंकि यहां डायग्राम बना है इसलिए मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। तीसरे केस में आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली कोई भी पर्टिकुलर आपकी जो लाइन होगी दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द मिरर। तो आपको याद रखना है कि मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी? वापस आ जाए। तो आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर ये चूंकि लंबवत होती है लाइन, इसलिए लाइन जाएगी, टकराएगी और फिर क्या होगी? आपकी वापस आ जाएगी। तो तीनों केसेस आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए यहाँ पर ये तीनों केसेस का होना आवश्यक होता है। देखिए ये भी डायग्राम वैसे ही बने हुए हैं। ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र से कोई लाइट रे जा रही है, टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी? वापस से आ जाएगी। ठीक है। अगला क्या लिखा है? ध्रुव पर आपतित किरण सममित से परावर्तित होती है और रे इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब क्या है? तो सिमेट्रिकली का मतलब ये है कि पर्टिकुलर आपकी जो लाइट रे है, यहाँ डायग्राम नहीं बना, मैं बना देता हूं। जैसे ये लाइट रे है, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे गई पोल से टकराई और पोल से टकराने के बाद क्या होगी? उसी एंगल पर नीचे की तरफ आ जाएगी, दैट इज इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ये कौन सी है? तो दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। तो आपको याद रखना है जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल आपका ये बनेगा। क्लियर? तो कुछ कंडीशंस में हम ये वाली लाइट रे भी कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ये कौन सा वाला है? ध्रुव पर आपतित किरण सममित से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, या रे इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली, नीचे से क्या हो जाएगी? वो सिमेट्रिकली चली जाएगी। क्लियर? तो ये केस आपको याद रखना। ये कुछ आपके फैक्ट या नोट डाउन पॉइंट दिए गए हैं। बोला गया यदि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम हो तो आभासी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण के द्वारा वास्तविक आवर्ती सीधा प्रथम स्थान पर। ये सारे के सारे जो केसेस आपके हैं ना, वो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अब इसको डायरेक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्लियर? ये पॉइंट आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आफ्टर द जो मिरर फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन है फ्रॉम द मिरर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए चलिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ कुछ पॉइंट आपको बता दिए, उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ये मिरर, इस मिरर में अगर बाहर से हम लोग पॉलिश करते हैं तो ये मिरर कौन सा हो जाएगा? तो आप सब बोलेंगे कि सर ये मिरर जो है वो पर्टिकुलर आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है। इस वाले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो दैट पॉइंट इज नोन एज पोल, इसको ध्रुव कहा जाएगा, समझाया था मैंने। यहां पर इस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहा जाएगा। यहां पर बीचों बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक पॉइंट होगा जिसको फोकस पॉइंट के बारे में या फोकस पॉइंट से हम लोग डिनोटेट करेंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि लाइट रे अगर आएगी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी? आपकी फोकस से निकल जाएगी। इंसिडेंट रे दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक।
तो जहां से निकलेगी वहां पर क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलर फोकस पॉइंट बनेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फोकल लेंथ, ये कौन सा मिरर है, ध्यान से देखिएगा, ये मिरर है आपका कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, या इसको हिंदी में हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, आपका अवतल दर्पण। ठीक है, यहां मैं साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। एक और मिरर में आपको बना देता हूं ताकि दोनों चीजें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने दो मिरर आप लोगों के लिए बनाए हैं। ये एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा कौन सा है, आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको उत्तल दर्पण कहा जाए। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में मैंने जो बनाया है वो ये पोल है, ये फोकस है और सी है। ठीक, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि अवतल दर्पण की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, अवतल दर्पण की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, तो देखो वो कॉन्सेप्ट आपका लगाओ, ध्यान से देखिएगा। फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ का मतलब होगा यहां से लेकर यहां तक की जो भी डिस्टेंस होगी दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, और कोई भी लेंथ जो है मेजर की जाती है कहां से, फ्रॉम द पोल। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर इसकी लेंथ जो मेजर की गई है P2F कर रहे हैं, और जबकि इंसिडेंट लाइट रही है, आपतित किरण जो आ रही है वो कहां से कहां आ रही है, तो वो आ रही है आपका F2P, मतलब लेफ्ट टू राइट आ रही है, और मेजरमेंट आपका जो है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो मुझे बताइए कि F जो है उसका जो चिन्ह हम लोग कंसीडर करेंगे वो निगेटिव करेंगे या पॉजिटिव करेंगे। तो आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि F जो होगा मस्ट बी नेगेटिव इन द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में F हमेशा नेगेटिव रहेगा, और F से ही हमको ये पता चलेगा कि कौन सा मिरर है। पॉजिटिव निगेटिव दिया गया है तो हमको पता चलेगा कि कौन सा मिरर है, और मिरर दिया गया है तो फिर आपको लेना पड़ेगा वो कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि इट इज कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ उन्होंने दे दी। तो जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से पहले उस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो उस फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले आपको जो कंसीडर करना पड़ेगा वो इसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अगर F नेगेटिव है तो मुझे बताइए कि R नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, F इक्वल टू क्या होता है, R/2, ये भी नेगेटिव होगा। ये जो F है यहाँ एक्चुअली में, F जो है उसमें एक्चुअली में लाइट रेज मीट हो रही है, तो इसका मतलब F क्या है, रियल फोकस। इसलिए तीन चीजें आपको याद रखना है कि यहाँ फोकस नेगेटिव होगा, यहाँ पर R नेगेटिव होगा, और ये जो है वो रियल फोकस होगा। अब आ जाओ किसमें, आपके उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में ये मिरर है, यहाँ पर लाइट रेज आ रही हैं, आने के बाद टकराई और टकराने के बाद बिखर गई। अब एक लाइट रे ऊपर जा रही है, एक लाइट रे नीचे जा रही है, आगे जाके मिलेंगी क्या, नहीं। तो इनको पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब अपीयर टू मीट, और अपीयर टू मीट में मैंने आपको बताया था कि जो फोकस पॉइंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल। तो आपको याद रखना है कि भाई इसका जो फोकस पॉइंट है ये वास्तविक रहेगा या आभासी रहेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है ये वास्तविक नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, आपका आभासी रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इसकी फोकल लेंथ, ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को मेजर करेंगे तो P से F की तरफ करेंगे,
और इंसिडेंट रे भी कैसी आ रही है, पी से एफ की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट आ रही है, और इसको भी लेफ्ट टू राइट मेजर करेंगे। तो भैया सेम डायरेक्शन है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, तो पॉजिटिव। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। क्लियर। तो दोनों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। यू और वी के केसेस अलग अलग होते जाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, यू हमेशा निगेटिव ही होता है। यू का मतलब क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यू वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब यू को हमेशा आप लेफ्ट साइड में रखेंगे, यहीं रखेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में यहीं रहेगा, और यहां पर भी लेफ्ट साइड में रहेगा। और आपको पता है कि भाई यहां से इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट टू राइट ही जाएगी, लेकिन आप जो यू को मेजर करेंगे वो P2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में करेंगे। तो यू तो नेगेटिव लेना ही है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, वहां पर यू मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। यू को हमेशा हमको जो लेना है वो ऋणात्मक मान ही उसका लेना है। ये चीज आपको याद रखना है कि यू जो है वो दोनों केस में कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो आप लोगों को, ये कुछ चिन्ह प्रॉपर्टी वाले जो केसेस हैं जो आप लोगों को याद रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वे में इनका काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए अब देखिएगा, यहां पर इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो इमेज फॉर्मेशन का मतलब ये है कि भैया समतल दर्पण के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर में कितनी इमेजेस बनेंगी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह से रखा जाए कि पर्टिकुलर इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होगा, किस तरह से होगा। तो वो सारे के सारे केसेस हमको पढ़ने हैं। अवतल दर्पण में आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में जो केसेस आपके बनेंगे वो टोटल कितने केसेस बनते हैं, आपका 5 to 6 केसेस आपके बनते हैं। क्लियर। अवतल दर्पण में सबसे पहला जो केस आपका बनता है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो केस आपका बनता है, सबसे पहले केस में आपका जो बोला जाएगा कि वस्तु या जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है। तो आपको याद रखना है कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट की जो प्रेजेंस रहेगी वो कहां पर रहेगी, तो आपको याद रखना है कि वो इंफिनिटी पर रहेगी। जब भी हम इंफिनिटी की बात करेंगे तो ये वस्तु जो है वो अनंत पर, और अनंत पर रहेगा तो पर्टिकुलर वो इमेज का नेचर क्या होगा। देखो एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं कि ये जो केसेस आपके बनेंगे अवतल दर्पण वाली, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल या इससे नॉर्मली आप न्यूमेरिकल करना काफी आसान हो जाएगा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर इमेज के बारे में 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी जाएगी, ठीक है। आपसे फिर इमेज के बारे में चीजें पूछी जाएंगी। क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा कि भैया इमेज जो है वो कहां बन रही है, कहां, वेयर, पोजीशन ऑफ द इमेज आपसे पूछी जाएगी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ द इमेज। नेचर, नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब कि उसकी प्रकृति से पूछी जाएगी। प्रकृति का मतलब क्या होगा कि भाई रियल है या फिर वर्चुअल है। आपसे उसका मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा। मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में क्या रिलेशन है। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम है, ज्यादा है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और लास्ट में फिर आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि भैया वो जो इमेज है वो कैसी है, उल्टी है या सीधी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, कैसी इमेज है, कैसी इमेज है, वो आपसे पूछा जाएगा कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है जो धीरे धीरे करके मैं आपको कवर कराऊंगा और आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहला जो केस है वो केस है जब वस्तु कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो इसका रे डायग्राम मैं बनाऊंगा और रे डायग्राम से हम लोग समझेंगे इसकी जो भी पोजीशन है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपको बनाया, P F C, ठीक है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव।
चलिए, अगर वस्तु अनंत पर होती है तो आपको याद रखना है जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो सारी की सारी पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द इंफिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, तो आपको याद रखना है जितनी भी लाइट रेज रहेंगी वो सब क्या होंगी, आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी लाइट रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट होंगी, तो आपको याद रखना है आफ्टर रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात हमेशा वो मुख्य फोकस पर इकट्ठे होंगे। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका मुख्य फोकस पर बनेगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है जो आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपका मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आपको याद रखना है फोकस पर बन रहा है, एट द एफ, फोकस बिंदु पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा रियल है या वर्चुअल है, तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लाइट रेज हैं दे आर एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट का मतलब कि वास्तविकता में वो क्या कर रही हैं, आपका एक दूसरे से कट कर रही हैं। तो आपको याद रखना है कि दे आर एक्चुअली मीट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, रियल, वास्तविक है। और आपको याद रखना है कि अगर ये वास्तविक है तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे उल्टे बनते हैं। यहां समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भैया ये जो है वो कैसा बनेगा, आपका उल्टा बन रहा है। तो रियल है ना, उल्टा मतलब कैसा है, आपका इन्वर्टेड है। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा है, तो आपको याद रखना है कि बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब कि जनरली आपका पॉइंट साइज फॉर्म का है, तो आपको याद रखना है ये बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। कैसा है, पॉइंट साइज्ड फॉर्म है, पॉइंट साइज्ड फॉर्म है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन जो है m इज वेरी 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 लेस देन 1। क्यों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज की साइज बहुत छोटी है और जब ऊपर बहुत छोटी क्वांटिटी होगी नीचे बड़ी क्वांटिटी होगी तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 ही आएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर वस्तु अनंत पर है, ध्यान से देखिएगा, तो कहाँ पर क्या चीज हो रही है, तो सबसे पहली जो चीज हो रही है वो ये हो रही है कि पर्टिकुलर जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, तो फोकस पर बनेगी। दूसरी चीज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल, तो रियल बनेगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्चुअली मीट दैट इज रियल, जबरदस्ती नहीं मिला रहे हैं। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और इरेक्ट बनेगी, तो आपको याद रखना है कि उल्टी बनेगी। इसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि रियल इमेजेस सारी की सारी इन्वर्टेड ही आपकी बनती है। वस्तु से बहुत छोटी पॉइंट साइज की, एकदम पॉइंट साइज में वो ये पर्टिकुलर बनेगी और पॉइंट साइज में रहेगी, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से काफी कम हो जाए। चलिए, तो ये पहला केस है जो आप लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा इसके सेकंड केस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखना। अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट को देखिए, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पर्टिकुलर आपका दूसरे वाले केसेस में ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लेकर आना है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पर था, तो पहले जो ऑब्जेक्ट था वो आपका इन्फिनिटी पर था। अब हम इन्फिनिटी से हम पास में लेकर जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस के बीच में आ जाएगा, वो इन्फिनिटी एंड सी के बीच में आ जाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या बियॉन्ड सी भी इसको बोल सकते हैं कि सी के उस तरफ आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ए बी। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे लाइट रेज हम निकालेंगे। तो एक लाइट रेज देखो, एक लाइट रेज आपको ये फिक्स वाली निकालनी है कि विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
और विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमेशा कहां से निकलेगी, तो फोकस से निकलेगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा केस कौन सा है, तो दूसरा केस आपको याद रखना है, कोई भी आप जैसे ये वाला केस लेकर चल सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका ये वाला ले लेते हैं, पोल वाला ले लेते हैं। ये पोल से जाएगी और पोल से टकराने के बाद क्या होगी, आपका पर्टिकुलर एस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रेज कहां पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो आप देखेंगे दोनों लाइट रे यहां पर आपको काट रही हैं। तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी, ये ब्लू कलर में मैंने आपको बनाई है, दैट इज बी डैश एंड ए डैश। तो ध्यान से देखिएगा कि इमेज कहां बन रही है, तो इमेज जो बन रही है दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है, तो सी वक्रता केंद्र है, एफ क्या है, तो एफ फोकस है, पहला। दूसरा आपको याद रखना है कैसी बन रही है, रियल है या वर्चुअल है, तो यहां पर आपको याद रखना है दैट इमेज इज रियल। रियल है, रियल, क्योंकि रियलिटी में यहां पर आपकी जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, वास्तविक है। थर्ड केस आपको याद रखना है कि वस्तु से छोटी है या बड़ी है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वस्तु से क्या है, छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और वस्तु से अगर छोटी है तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो लेस देन 1 होगा। अगला केस आपको याद रखना है कि उल्टी है या सीधी है, तो साफ तो दिख रही है कि ये कैसी है आपका, दैट इज इन्वर्टेड। और अगर दिख भी नहीं रहा है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जितने भी आपकी वास्तविक इमेजेस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, आपका इनवर्टेड होती है। क्लियर, चलिए, तो ये वाला केस यहां पर कंप्लीट हो जाता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी वाला। तो इन्फिनिटी और सी की हम लोग बात करेंगे, तो इन्फिनिटी और सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका बनता है तो उसकी इमेज का जो नेचर है या इमेज से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट हैं वो आपके ये रहेंगे। जब ये कंप्लीट हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर आपके जितने भी जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाती है और तो उसमें एक सिमेट्रिसिटी आती है, एक सम्मित आता है कि सम्मिति आती है कि जनरली आपका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से आएगा। चलिए, थैंक यू। इसको कर दीजिए ऑफ।